गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ने भी किया मतदान। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के रिम्स से डिस्चार्ज होने के बाद भी जेल नहीं पहुंचने पर ईडी ने शुरू की जांच। आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक से हो सकती है पूछताछ। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास। तिलैया डैम में 600 मेगावाट वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की भी होगी स्थापना। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट। ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आंध्र प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने आज तिरुपति में तिरुमाला पर्वत पर वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सवेरे 8 बजे मतदान प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में मतदान किया, जो कि एक मैसेज दे रही है, एक बड़ा संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री खुद कतार में लगकर आए और उन्होंने अपना मत दिया। प्रधानमंत्री ने मतदान करते हुए, ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। मतदान के लिए जो सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिली कि प्रधानमंत्री खुद लाइन में लगे और उसके बाद उन्होंने मत दिया और मत देने के बाद उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद किया कि जिस खूबसूरती से, जिस सुरक्षा के साथ और जितनी खूबसूरती से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा रहा है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। और हाथ हिला के अभिवादन करते हुए वो जनता का। गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अपना वोट डालने के बाद इस 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर कल झारखंड के सरायकेला में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की सहभागिता अभूतपूर्व रही। इस दौरान चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
झारखंड के सरायकेला जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। काशी शाहू कॉलेज परिसर में मौजूद लोगों की यह भीड़ उसकी गवाह बनी। मौका मेले का ही था, लेकिन इस मेले का जिले के हजारों परिवारों की अनमोल जिंदगी से सीधा सरोकार था। दरअसल यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से लगाया गया स्वास्थ्य मेला था, जहां हजारों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की न सिर्फ जांच कराई, बल्कि अपने संपूर्ण इलाज का मार्ग प्रशस्त किया। जो हमको साइकिल मिला फिर हमार बहुत खुश होया थी। मोदी मुदाई दिया थे सरकार मोदी। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिला प्रशासन और टाटा फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा रहा है, ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था लोगों को घर के नजदीक मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से मरीजों का डेटा बन रहा है, जिसके बाद उसका फॉलोअप भी किया जाएगा। हमने जब वहाँ स्टॉल में जाकर के देखा, भारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आयुष्मान की योजना दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व योजना जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ किया है। जनजातीय मंत्रालय ने सभी को जोड़ते हुए खूंटी में अभूतपूर्व आयोजन हुआ, उसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, उस पर फॉलोअप हुआ, उनके आगे की चिकित्सा संभव हो सके। स्वास्थ्य मेले की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरायकेला में आज जन सैलाब उभरा, और ये जन सैलाब था अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो लोगों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भी फैल रही है, उसका ये नजारा है यहाँ पर। इस मेगा स्वास्थ्य मेले में देश भर के 300 नामी गिरामी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। लाभुकों को मुफ्त दवाएं दी गई और दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आयोजन एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों को लेकर आयोजित किया गया है। कुछ कार्य योजना बनाए, बल्कि इसका दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने देश और समाज के विकास के लिए जन सामान्य के अच्छे स्वास्थ्य को आवश्यक बताया। उन्होंने लोगों से सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की अपील की। स्वास्थ्य रहना सबसे बड़ा जरूरी है। आपका जो स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, आपकी सोच भी आपका अधूरा है। सरायकेला में आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला अभूतपूर्व रहा और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा सन्स और जिला प्रशासन के सहयोग से सरायकेला में ये स्वास्थ्य मेला में जनसैलाब उमड़ा और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। यहाँ पर लोगों को मुफ्त दवाएं दी गई और साथ ही साथ जो गंभीर जो बीमारी के लोग थे उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अपने सहयोगी अनूप और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला, खरसावां। सरायकेला में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर लगाए गए निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेले में इलाज कराने आए लोगों ने इस तरह के आयोजन की सराहना की। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ है, अच्छा किया है मंत्री जी ने। सब भीड़ भाड़ हुआ है, सब जगह मतलब सब चीज का इलाज हो रहा है, आँख का, पैर का, सब चीज का इलाज हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत अच्छा, घूमने फिरने के लिए भी सब कुछ ठीक है। क्या कहेंगे, बहुत अच्छा है। तो जिसका सब गरीब और अमीर सबके लिए भलाई हो रहा है, हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सब इलाज करने कोई नहीं पा रहा है, इतना पैसा पूछे नहीं रहने से क्या करेगा। बड़ा इसे हो जाता है तो बढ़िया है, सबका सुविधा हो जाएगा और गरीब के लिए बहुत अच्छा है। और सरकार का जो व्यवस्था हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है, और ये सरकार का व्यवस्था ऐसे चलते रहेगा तो गरीब लोग के लिए बहुत राहत होगा, और ऐसे चलते रहे। मुंडा जी भी जो व्यवस्था करवाए हैं बहुत बढ़िया करवाए हैं, और सरायकेला के लिए बहुत ये सब के लिए दिक्कत है। मेडिकल जांच हुआ है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर लोग भी बहुत यहाँ पर कमी महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल में सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है कि मतलब पाँव हाथ सब पूरा दर्द हो रहा है, वही होला नहीं चेकअप कराने आए हैं। ये दर्द कर रहा है हमारा बेटू, गला दर्द और छाती दर्द हो रहा है, दांत दर्द देता है, दांत से
गया, खून निकलता है, हवा दे रहा, फिर इसे बोल के सुई दे रहा, फिर इसे बोल के आया है सोच के। हम ICDS से हैं और यहाँ पर जो हम लोग का दिव्यांग है, दिव्यांग लोग को यहाँ पर निःशुल्क का जो यंत्र वितरण किया जा रहा है। जिस दिव्यांग को जो जरूरत है एलिम्को के तरफ से, उस दिव्यांग को जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग एड, सारा यंत्र मुफ्त में आज वितरण किया जा रहा है। इस कैंप में सभी तरह का व्यवस्था है। आपको आँख का, हड्डी का, स्नायु तंत्र का और गैस्ट्रोलॉजिस्ट का भी है और जनरल फिजिशियन भी बैठे हुए हैं। हम लोग जैसे जनरल फिजिशियन में हुए और सभी तरह के पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना ना पड़े और सबको कुछ ना कुछ हम लोग अपने स्तर पे उन लोगों को ट्रीटमेंट और दवा देने का प्रयास कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। G20 सम्मेलन के तहत अगले साल सितंबर तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक में भाग लेने के लिए 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। G20 देशों के शेरपाओं ने इस समूह की भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वे आज राजस्थान के उदयपुर में शेरपा बैठक में रखे जाने वाले एजेंडे को अंतिम रूप देने में योगदान करेंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर फोकस होगा, जिसमें तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास, लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, महिलाओं की अगुवाई में विकास, सतत विकास के कार्यान्वयन में तेजी लाना, समावेशी और लचीले विकास को सुगम बनाने पर जोर होगा। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये बैठक सभी देशों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मदद करेगी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार द्वारा संथाल परगना में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा को जेल शिफ्ट नहीं करने की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में ईडी की टीम कल रिम्स पहुंचकर जानकारी ली कि रिम्स प्रबंधन ने मिश्रा को डिस्चार्ज किया है या नहीं। इस दौरान ईडी को पता चला कि रिम्स ने उसे 4 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया है और इसकी जानकारी बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन को दे दी है, लेकिन जेल प्रबंधन उसे नहीं ले जा रहा है। पंकज मिश्रा को रिम्स ले जाने से संबंधित चिकित्सकों की अनुशंसा के बावजूद जेल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ईडी सूत्रों का दावा है कि जेल प्रबंधन की पंकज मिश्रा से मिलीभगत है। यही वजह है कि डिस्चार्ज होने के बावजूद उसे जेल नहीं भेजा जा रहा है। अब ईडी इस प्रकरण में जेल प्रबंधन पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। वहीं ईडी आज जेल अधीक्षक से इस सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई का 65वां स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीआरआई के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। If I'm bringing in a artificial cause-effect relationship, having seen those bar charts, I've been closely monitoring the detection of smuggling in India, particularly of drugs and particularly of gold. When I was looking at the 2 bar charts which show gold imports into India and also another which showed gold smuggling in India, I briefly saw a connect which may be an illusion to me. You may correct me subsequently. But I thought there seems to be some kind of a relationship between when smuggling gets detected or big numbers get detected, when therefore there is an... समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। केंद्र सरकार मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्न निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया है। से पहले आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देना है। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में सरकार 30 संभावित आयातक देशों और मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले 21 भारतीय राज्यों के बारे में ई कैटलॉग जारी करेगी। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास डीवीसी के चेयरमैन रामरेश सिंह ने किया। इसके अलावा जल्द ही तिलैया डैम में 600 मेगावाट वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। डीवीसी के चेयरमैन रामरेश सिंह ने बताया कि 2030 तक और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे देश में 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है और इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे कमिटमेंट है भारत का, और भारत का कमिटमेंट के तरह से 500 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बननी है 2030 तक, जिसमें ऑलरेडी आज के डेट में करीब करीब 170 गीगावाट की क्षमता भारत ने बना लिया है। और रांची के पावर लिफ्टर इंद्रजीत सिंह को कल न्यूजीलैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग तथा बेंच प्रेस प्रतियोगिता में बेस्ट प्लेयर के 2 पुरस्कार मिले। उनको मास्टर्स वर्ग में कॉमनवेल्थ मेंस क्लासिक बेंच प्रेस तथा कॉमनवेल्थ मेंस एक्विडिप्ट बेंच प्रेस में बेस्ट ओवरऑल मेल लिफ्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया। 66 साल के इंद्रजीत सिंह ने इस प्रतियोगिता में 4 दिन पहले 2 गोल्ड मेडल जीतकर इस प्रतियोगिता के 4 गोल्ड लगातार जीतने का कीर्तिमान कायम किया था। इंद्रजीत इससे पहले होने वाले 2 कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में लगातार 2 बार एक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने खिलाड़ी के अलावा मुख्य रेफरी की भूमिका भी निभाई। इधर साहिबगंज जिले में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ बागवानी से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत जिला उद्यान कार्यालय द्वारा JSLPS द्वारा चयनित सखी मंडल की महिलाओं के बीच गेंदा फूल पौधे का वितरण किया गया। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने बताया कि इससे बागवानी करने वाले किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं जिले में फूल की खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। जिसके तहत यहाँ जिला साहिबगंज में 200 सखियों का चयन किया गया है आवेदन के माध्यम से, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसके तहत हम लोग 40 हेक्टेयर खेती के लिए उनको गेंदा का फूल। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में 24 घंटे में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। सुबह में कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी में भी न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह की तस्वीर ही बदल डाली। प्रधानमंत्री आवास योजना का यहां बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे कच्चे और खपरेल मकान सुंदर आशियानों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं।
झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह की तस्वीर हाल के कुछ वर्षों में बदल सी गई है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह कायाकल्प प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत हुआ है। गिरिडीह नगर निगम के सिरसिरिया मोहल्ला निवासी प्रमिला रामपति और शीला सरीखे कई लोगों की जिंदगी में भी केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा बदलाव आया है और अब वे पक्के आशियाने में सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। खपड़ा का घर था, मोदी सरकार अपना कॉलोनी बनाए, हम फिर प्रधानमंत्री योजना से बहुत बढ़िया रह रहे हैं और बहुत बढ़िया घर बनाए। घर तो पूरा चुहा है, बाल बच्चा कैसे करके रखा लिए, सरकार हम लोग पर सहारा करते हैं, जैसे घर बनाया अभी आराम से रहा है। घर हमारा खपड़ा घर हलवा, अब हमने के बढ़िया घर दुआर मिल गए है, बढ़िया से रहा है, सब सामान हमने पूरा दे रहा सरकार। रोडीदास और मित्तल रजक जैसे लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की वजह से उन्हें पक्के मकान की सौगात मिली है, जिससे कच्चे मकान की मुश्किलों का अंत हुआ है। इन्हें केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। नरेंद्र मोदी ने हम लोग का कॉलोनी दिया, बड़ी तकली काट ली, अब हमने ठीक रहा। हमारा नाम हुआ रामपति देवी। पहले घर खपड़े वाला घर में रहते थे, पानी उन्हें चुता था, बहुत दिक्कत में रहते थे। अब सरकार मोदी सरकार दिए हैं मकान तो अच्छे से रह रहे हैं। उनको 500 गरीबों का पक्का मकान बन गया है और उनका गृह प्रवेश करा दिया गया है। शेष 200 लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता से अगले वर्ष तक सभी कच्चे मकान वालों को पक्का मकान बनवा दिया जाएगा। मेरे यहाँ तो वार्ड नंबर 12 में करीबन 700 से कुछ अधिक के लक्ष्य था, जिसमें कि 500 पूर्ण हो चुका है और 200 प्रगति पर है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें हासिल करने में जिंदगी गुजर जाती है। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने लोगों को इन मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बड़ी सफलता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पार्टी के विचारों को और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया है। श्री सिंह रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी जिला के सोशल मीडिया संयोजक, सह संयोजक, सातों मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन डोमचांच में संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी, उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए महिलाएं आगे आएं। राज्य की महिलाओं में अपार क्षमता है। श्री महतो रामगढ़ जिले के मांडू में आयोजित अखिल झारखंड महिला संघ के प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पाकुड़ सदर प्रखंड के कसीला में 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले निर्माणाधीन शीत गृह का ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर और भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। सेवा भारती झारखंड की सेवा जागरण पत्रिका सीहोर सुरभि का 23वां विशेषांक जागो तो एक बार का लोकार्पण रांची में मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने किया। इस दौरान डॉक्टर माधव ने कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, परंपरा को भारतीय दृष्टि से देखना होगा। जिले के मुरहू थाना का क्षेत्र के इट्टे गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए हत्या में संलिप्त एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत जयप्रकाश चौक पर स्थानीय व्यवसायियों ने ट्रक को पकड़कर इसकी सूचना हुसैनाबाद थाने को दे दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जब जांच किया तो ट्रक में 22 मवेशी पाए गए। पुलिस ट्रक सहित मवेशियों को हुसैनाबाद थाने ले गई। चतरा मंडल कारा में बंद NDPS एक्ट के आरोपी राजू तूरी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजू की मौत की जानकारी मिलने पर उसके परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने इस मामले की जांच करने की मांग की है। धनबाद के जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड से 1 महीने की बच्ची की चोरी करते हुए बाइक सवार 2 शख्स CCTV में कैद हो गए, जबकि पुलिस ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने से साफ इनकार कर रही है। वहीं बच्ची के माता पिता उसे पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं।
जमशेदपुर की छात्रा मोदित्रा चटर्जी ने अपने गुल्लक के पैसे से शौचालय बनाकर मिसाल पेश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर की मोंद्रिता अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ अलग है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, मोंद्रिता ने ऐसी जिम्मेदारी उठा ली जिसके बाद वो एक मामूली लड़की से एकदम खास लड़की बन गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए अपने विचार बताए थे, उससे वो काफी प्रभावित हुई और ठान लिया कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेंगी। मोंद्रिता उस वक्त करीब 8 साल की थी। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रहे थे। उसी टाइम मैं और मेरे पापा न्यूज देखते थे, तो मैं उनके बगल में ही बैठी रहती थी। तो उसी टाइम मुझे उनके स्पीच के थ्रू पता चला कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप कर रही हैं अपना एजुकेशन, क्योंकि उनके स्कूल में जो है प्रॉपर शौचालय नहीं है। पॉकेट मनी को मैंने जमाना शुरू किया और 2014 में मैंने शुरू किया और 2016 में जाके मेरा पिगी बैंक जो है वो कम्प्लीटली फुल हो गया। तो मैंने जब उस पिगी बैंक को फोड़ा तब 24,000 रुपए निकले वहाँ से। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जरिए केंद्रीय गांव के बारे में जब पता लगा तो मोंद्रिता ने वहां शौचालय बनाने का फैसला किया। 2017 में गरुड़ बासा गांव में मोंद्रिता ने शौचालय बनवाए। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। मेरे पापा ने यहाँ की अथॉरिटीज जैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे कांटेक्ट किया। वहाँ से हमें एक डायरेक्शन मिला कि सरकार ने जो है ऐसा एक प्रोविजन बनाया है कि 12,000 रुपए अगर हम लोग जमा करते हैं तो उससे सरकार के हेल्प से हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ कितने 300 से 350 लोग रहते थे, लेकिन एक भी टॉयलेट नहीं था। तो मैंने अपने मिशन की शुरुआत वहीं से की। मोंद्रिता की कम उम्र में इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। वो न सिर्फ आसपास के लोगों के लिए बल्कि देश के सभी युवाओं के लिए भी प्रेरणा की स्रोत हैं। मोंद्रिता के बनाए शौचालयों की कुछ खास बातें भी हैं। इसे इको ब्रिक यानी कि प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। प्लास्टिक जो है वो हमारे नेचर को इतनी गंदी तरह से। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ने भी किया मतदान। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के रिम्स से डिस्चार्ज होने के बाद भी जेल नहीं पहुंचने पर ईडी ने शुरू की जांच। आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक से हो सकती है पूछताछ। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास। तिलैया डैम में 600 मेगावाट वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की भी होगी स्थापना। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट। ठंड बढ़ने के आसार।